नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू सहज अध्ययन। कैसे हो आप सब ठीक है ना। चलो तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, क्लास 10 का मैथ्स 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके प्रैक्टिस सेट 1.1 को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसे आप सहज अध्ययन इस नाम से सेव करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हमारे चैप्टर का हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे हमने क्लास 9 में भी सीखा है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 3 मेथड सीखने वाले हैं। फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में सीखेंगे। देन ग्राफ मेथड, जिसे हम प्रैक्टिस सेट 1.2 में सीखेंगे। देन क्रेमर्स मेथड, जिसे हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में सीखेंगे। तो ये जो लीनियर इक्वेशन होता है उसे हम पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे कि 3x + 4y + 12 = 0। तो देखो मैंने एक इक्वेशन लिखा है। अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x एंड y ये दो अल्फ़ाबेट्स आए हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें ही वेरिएबल्स कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि उसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो क्या है फर्स्ट कंडीशन, इट कंटेन्स 2 वेरिएबल्स। देन अगर आप फिर से इसे देखोगे तो ये जो दोनों वेरिएबल्स है इसकी डिग्री नहीं है, इसके पावर में कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं है। जब पावर में कोई नंबर नहीं लिखा होता, डिग्री में कोई नंबर नहीं लिखा होता, इसका मतलब वहाँ पे डिग्री 1 होता है। तो यही इसकी सेकंड कंडीशन है कि दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम लिख लेते हैं, जो है द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। अब यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो ये जो दोनों वेरिएबल्स है उसके साथ एक नंबर भी जुड़ा हुआ है। ये जो जुड़ा हुआ नंबर है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या होगा, देखो किसी भी नंबर को, वेरिएबल को या फिर टर्म को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। यही इसकी थर्ड कंडीशन है। तो थर्ड कंडीशन भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, coefficient of both variables is not equal to 0। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है इसका एक जनरल फॉर्म है, इसे हम समझ लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। तो ये जनरल फॉर्म है। तो किसी भी इक्वेशन के साथ इस जनरल फॉर्म को कंपेयर करके हम ये पहचान सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो x एंड y है वो वेरिएबल्स को प्रेजेंट करते हैं। देन a एंड b कोएफिशिएंट है जिसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और ये जो c है इसे कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक पे जो फर्स्ट पेज है उस पर एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो इक्वेशंस दिए हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला जो इक्वेशन है वहाँ पे उन्होंने दिया है 4m + 3n = 12 और आगे लिखा है s। तो ये इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है एंड दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है एंड दोनों वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं। अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे x की जो डिग्री है वो स्क्वायर है। इसका मतलब तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, बिकॉज उसकी कंडीशन है डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। देन नेक्स्ट यहाँ पे √2x - √5y = 16। तो यहाँ पे x एंड y ये 2 वेरिएबल्स है, दोनों का डिग्री नहीं है मतलब डिग्री 1 है, एंड
दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो रूट में है, लेकिन वो जीरो नहीं है। रूट में अगर 2 है, रूट में 5 है, तो उसकी कुछ वैल्यू है वो जीरो से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s। देन फोर्थ जो इक्वेशन है यहाँ पे 0x है। 0x है मतलब 0 मल्टीप्लाई बाई x, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। देन फिफ्थ जो इक्वेशन है यहाँ पे 0.3x प्लस 0y। 0y मतलब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय y है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे बिकॉज y का कोएफिशिएंट 0 है। देन सिक्स जो इक्वेशन है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है एंड दोनों का यहाँ पे डिग्री नहीं है, बट ये दोनों डिनोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर होने की वजह से इसका जो डिग्री है वो माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे। देन नेक्स्ट सेवंथ इक्वेशन, यहाँ पे x एंड y ये 2 वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसमें x एंड y का मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। तो इस तरीके से हमारा ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देन लेट्स ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। ये एडिशन करने के लिए दोनों इक्वेशन 1 बिलो अदर लिख लिए। तो यहाँ पे हम एडिशन करते हैं। 5x प्लस 2x विल गिव अस 7x। तो x ऑलरेडी लिखा है तो हम यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट लिखेंगे 7। देन प्लस 3y माइनस 3y ये इलिमिनेट हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर 0 आएगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन 9 प्लस 12 विल गिव अस 21। x इज इक्वल टू, तो ये जो 21 है वो एज इट इज़ आ जाएगा एंड ये जो 7 है यहाँ पे 7 और x का मल्टीप्लिकेशन था। इस 7 को अगर हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो इस 7 का जो मल्टीप्लिकेशन था उसका डिवीजन हो जाएगा। तो डिवीजन होने की वजह से हम इसे डिनोमिनेटर के जगह पे लिखेंगे। तो ये हो गया 21/7। तो यहाँ पे 21 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। इस वजह से x की यहाँ पे वैल्यू मिली है 3। तो x की ये जो वैल्यू मिली है इसे हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे उन्होंने लिया है 5 मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पे एक फ्रेम दिया हुआ है। तो इस फ्रेम में हमें x की वैल्यू लिखनी है जो है 3। आगे एज इट इज़ कंप्लीट किया है। देन 3y इज इक्वल टू 9 माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 3 ज़ा 15 और इस 15 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो -15 हो जाएगा। तो माइनस सिंबल तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। 3y एज इट इज़ आया। देन यहाँ पे देखो क्या है 9 माइनस 15, तो ये पॉसिबल नहीं। तो 15 से 9 को हम माइनस करेंगे और जो ग्रेटर नंबर है उसका सिंबल आगे देंगे। तो ग्रेटर नंबर 15 है उसका सिंबल है माइनस एंड 15 माइनस 9 विल गिव अस 6। तो अब आगे y इज इक्वल टू न्यूमरेटर आ जाएगा -6 और ये जो 3 है दूसरी तरफ डिनोमिनेटर के जगह पे आए। अब इस 3 से -6 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, लेकिन ये माइनस सिंबल होने की वजह से ये हुआ -2। तो देखो y की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब आगे सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने x लिखा है तो x की वैल्यू जो है उसे पहले ही लिखेंगे जो है 3। देन कॉमा के बाद y की वैल्यू है -2, तो इसे -2 लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 देते हैं। देन सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसे हम नंबर 2 देते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दोनों में
5b एंड 5b है, दोनों का जो सिंबल है वो भी सेम है। तो अगर इसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को 1 बिलो अदर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे जो है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। एग्जैक्टली उसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे जो है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। यहाँ पे हम जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो सब्ट्रैक्शन का है, तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमेशा याद रखना है कि जो इक्वेशन हमने लोअर साइड लिखा है उसके सारे टर्म्स के जो सिंबल्स है उसे हमें चेंज करना है। तो ये जो a है वो हो जाएगा -a, प्लस 5b है वो हो जाएगा -5b एंड 22 हो जाएगा -22। तो अब ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 3a माइनस a, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब वहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। तो 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 2, वेरिएबल है a। देन 5b माइनस 5b ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। इक्वल टू 26 माइनस 22 विल गिव अस 4। अब आगे क्या करेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा एंड ये जो 2a है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a है, तो इस 2 को हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसे लिखेंगे अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो हमें मिली है 2। तो a की ये जो वैल्यू मिल चुकी है उस वैल्यू को हम यहाँ पे फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम बनाने से क्या होता है, हमारा जो आंसर है वो ठीक तरीके से हाईलाइट होके दिखाई देता है। तो चलो अब हमारे पास a की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसी a की वैल्यू को अगर हम किसी इक्वेशन में रखते हैं तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में a की वैल्यू अगर हमें रखनी है तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को हमें एज इट इज़ लिखना होगा जो है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। देयरफॉर a की वैल्यू है 2, उसे हम यहाँ पे रखते हैं, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। देयरफॉर ये 5b एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू ये 22 भी एज इट इज़ आ जाएगा एंड ये जो 2 है इस 2 को हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो इसका क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 कितना आएगा, 22 माइनस 2 20 मिलेगा। देयरफॉर b इज इक्वल टू ये 20 एज इट इज़ आ जाएगा एंड ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका डिवीजन हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू कितनी मिली है, b की वैल्यू मिली है 4। तो इस 4 को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं फ्रेम। फ्रेम बनाने से दोनों आंसर हमारे देखो कैसे हाईलाइट होके दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे ख़त्म हुआ क्या, तो नहीं, हमें अभी तक इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो आगे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सबसे पहले कौन सा वेरिएबल है, सबसे पहले a वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में भी a वेरिएबल को पहले लिखेंगे, देन कॉमा, देन सेकंड वेरिएबल इक्वल टू। अब आगे आंसर में भी क्या लिखेंगे, पहले वैल्यू लिखेंगे a की, देन वैल्यू b की। तो यहाँ पे ब्रैकेट में a की वैल्यू है 2, कॉमा b की वैल्यू है 4। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं एंड उसे नंबर दे देते हैं।
तो पहला इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसे हम नंबर 1 देंगे। देन सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसे नंबर 2 देते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा 3x और इसके साथ मैच हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस इक्वेशन के सारे टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी इस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। अब 3 से मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हो जाएगा, देखो x मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव अस 3x प्लस 7y मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव अस प्लस 20y प्लस 21y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव अस 30। तो ये जो नया इक्वेशन मिला है इसे हम नंबर 3 देते। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है, देखो हमारा जो इक्वेशन 1 था वही इक्वेशन 3 हो चुका है। तो इसका मतलब अब सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में 3x है, मतलब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3x को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों इक्वेशन 1 बिलो अदर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे जो है 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। उसी के नीचे हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं जो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमेशा याद रखना है कि जो लोअर साइड हमने इक्वेशन लिखा है उसके सारे टर्म्स के जो सिंबल है उसे चेंज करना है। तो 3x हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 2y हो जाएगा प्लस 2y एंड 7 हो जाएगा माइनस 7। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3x वैल्यू हो गई 0, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं। देन 21y प्लस 2y विल गिव अस 23y इक्वल टू 30 माइनस 7 विल गिव अस 23। देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो 23 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 23 1 ज़ा 23, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तो y की ये जो वैल्यू हमें मिल चुकी है इसे हम पहले फ्रेम बना लेते हैं। देन ये जो y की वैल्यू है इसे अगर हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो देखो जब भी हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमेशा ऐसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो जो इजी हो, तो उससे क्या होगा, हमारा जो सॉल्व करने का टाइम है वो टाइम सेव हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है, उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं जो है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 7 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x एज इट इज़ आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पे प्लस 7 आया इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो प्लस 7 है इस 7 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस 7 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 विल गिव अस 3। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है 3, उसे भी हम यहाँ पे फ्रेम बना लेते हैं। अब देखो हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। हम अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं जो है सॉल्यूशन इज ब्रैकेट में x कॉमा y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे जो है 3 कॉमा देन y की वैल्यू लिखेंगे जो है 1 ब्रैकेट कंप्लीट।
तो देखो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। देन सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, इसे हम नंबर 2 देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में 2x है, दोनों का सिंबल भी सेम है, तो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम 1 बिलो अदर लिख लेते हैं। तो देखो पहले हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, एंड उसी के नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमेशा याद रखना है कि जो लोअर साइड में हमने इक्वेशन लिखा है उसके सारे टर्म्स के जो सिंबल है उन्हें हमें चेंज करना है, राइट। तो ये 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 3y हो जाएगा प्लस 3y, एंड ये जो 9 है वो हो जाएगा माइनस 9। तो देखो 2x माइनस 2x कितना हुआ, 2x माइनस 2x हुआ 0, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं। देन y प्लस 3y विल गिव अस 4y इक्वल टू 13 माइनस 9 विल गिव अस 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन में दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, मतलब y की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली है, y की वैल्यू मिली है यहाँ पे हमें 1। तो ये जो y की वैल्यू मिल चुकी है इसे पहले हम फ्रेम बना लेते हैं। अब y की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है उसे लिख लेते हैं, जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x एज इट इज़ आ जाएगा प्लस y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड ये जो प्लस 1 है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका हो जाएगा माइनस 1। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 विल गिव अस 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा। अब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। तो इसका मतलब हमें x की यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है 6, उसे भी हम सबसे पहले फ्रेम बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो इसी को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 6, 1। तो देखो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल में m एंड n आया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमने मेथड सीखा है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, जो है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इसे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। देन m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इसे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माइनस 3n को हम माइनस 6n बना पाएंगे, जो इसके साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
बाय 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5m मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव अस 10m, माइनस 3n मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव अस माइनस 6n इक्वल टू 19 टू ज़ा 38। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिख ले हैं। ओके, तो अब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 का हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में माइनस 6n है। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 6n को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन वन बिलो अदर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे जो है 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38। उसके नीचे हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे जो है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त फिर से हमें वही रूल याद रखना है, लोअर साइड में जो इक्वेशन लिखा है उसके सारे जो टर्म्स है उसके जो सिंबल है उन्हें हम चेंज करेंगे। तो ये m हो जाएगा माइनस m, माइनस 6n हो जाएगा प्लस 6n एंड माइनस 7 हो जाएगा प्लस 7। तो देखो ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 10 माइनस 1 विल गिव अस 9, वेरिएबल है m, देन माइनस 6n प्लस 6n ये निकल जाएंगे और उसके बाद 38 प्लस 7 विल गिव अस 45। देयरफॉर m इज इक्वल टू ये 45 एज इट इज आ जाएंगे एंड ये जो 9 मल्टीप्लिकेशन है इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो वो डिवीजन में जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ ज़रा, 45 को 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो देखो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 5। इसे भी हम यहाँ पे फ्रेम बना लेते हैं। ये फ्रेम बनाने की जो प्रैक्टिस है वो हमेशा तुम्हें कंटिन्यू करनी है। अब ये m की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, हमें अभी तक n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी इक्वेशन में हम m की वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है वो आसान लग रहा है तो उसी में हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 पहले लिख लेते हैं जो है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। देयरफॉर m की वैल्यू है 5 माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। देयरफॉर माइनस 6n एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू माइनस 7 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो प्लस 5 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा तो माइनस 5। देयरफॉर माइनस 6n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो माइनस 7 माइनस 5 सेम सिंबल होने की वजह से ये सेम सिंबल कैरी हो जाएगा एंड जो दोनों नंबर्स है उनका एडिशन हो जाएगा। तो 7 और 5 का जो एडिशन है वो आ जाएगा 12। देयरफॉर इसमें से इस n को यहाँ पे लेते हैं इक्वल टू माइनस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। देन ये जो माइनस 6 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इस माइनस 6 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा डिवीजन में माइनस 6। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाएगा माइनस 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा जब डिवीजन होता है तो क्या होगा माइनस माइनस निकल जाएगा एंड 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है n इज इक्वल टू 2। तो n की जो वैल्यू मिली है इसे भी हम फ्रेम बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें m एंड n दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं सॉल्यूशन इज m n इक्वल टू m की वैल्यू है 5 n की वैल्यू है 2 और यहाँ पे ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा वही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखना है और उनको नंबर्स असाइन करने हैं। तो देखो पहला इक्वेशन है यहाँ पे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं
देन सेकंड इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में 5x हो जाएगा और हमें 5x को इलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो देखो x मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव अस 5x, देन 5y मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव अस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 4 5 जा 20। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करते हैं तो दोनों में 5x है। तो चलो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करके 5x को इलिमिनेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे subtracting equation 1 from equation 3। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए फिर से हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को वन बिलो अदर लिखना है। सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे जो है 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। उसी के नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे जो है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा। फिर से वही रूल हमें याद रखना है, सब्ट्रैक्शन करते वक्त लोअर साइड में जो भी इक्वेशन लिखा है उसके सारे टर्म्स के जो सिंबल है उन्हें हमें चेंज करना है। 5x हो जाएगा -5x, 2y हो जाएगा -2y, -3 हो जाएगा +3। तो देखो 5x - 5x विल गिव अस 0, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन 25y - 2y इज इक्वल टू 23y इक्वल टू 20 + 3 विल गिव अस 23। देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 एज इट इज़ आ जाएगा। एंड ये जो 23 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 23 डिवाइडेड बाई 23 विल गिव अस 1। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे 1, उसे हम सबसे पहले फ्रेम बना लेते हैं। अब ये जो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं तो उससे क्या होगा, हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो सेकंड जो इक्वेशन है उसे हम लिख लेते हैं, वो है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 5 y की वैल्यू है 1 तो मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 ज़ 5 तो यहाँ पे +5 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x एज इट इज़ आ जाएगा, देन 4 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो +5 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो हो जाएगा -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 - 5 पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो ग्रेटर नंबर का सिंबल है उसे देंगे। तो ग्रेटर नंबर का सिंबल है यहाँ पे माइनस, वो कैरी हो जाएगा। देन 5 - 4 विल गिव अस 1। तो x की यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिली है, x की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे -1। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम आगे सॉल्यूशन में लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू -1, 1। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए हम यहाँ पे रुकते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कल देखते हैं। तो ये यहाँ तक अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे उनको भी हमारी इस वीडियो की हेल्प मिल सके। तो चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।